हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा का फ्रॉम अरब इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी टैक्स का पेपर था, उनके लिए टैक्स के पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एमसीक्यू का सॉल्यूशन डाल दिया था। अब सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट का इनकम टैक्स का, इसके बाद फिर जीएसटी का। तो पहले इनकम टैक्स का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो सर, मैंने आप लोगों को जितने लोग ने क्लासेस ली नहीं ली उनको सर हमेशा एक टेक्निक सिखाई थी सर। जो इनकम टैक्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, बड़ा वाला क्वेश्चन होता है, उसमें सर डायरेक्टली हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। डायरेक्टली पहले आप नीचे आओ, नीचे आके देखो सर क्या क्या पूछा है आपसे। सर आपसे पूछा है टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, ठीक है। बट खास बात ये थी सर, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, इफ यू ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, अगर 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो क्या होगा, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेता है तो क्या होगा सर, और अगर सर वो एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स चलता है, मतलब 115 बीएसी नहीं लेता है, तो उसके लिए टैक्स कितना होगा। और आपको ये बताना है कौन सा सबसे बेस्ट है सर मिस्टर प्रमोद के लिए। तो चलो सर, एज सर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो पूछा है तीन चीजें, उस केस में ये क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है। बट मैंने ये क्वेश्चन देखा था, स्टडी किया था सर, उसमें जो एडजस्टमेंट है वो इतने टॉप लेवल पे नहीं है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, इजी एडजस्टमेंट्स है, टफ नहीं है। और देखते हैं, फटाफट पढ़ेंगे सर, सॉल्व करेंगे। देखो, मैं आप लोगों के लिए एकदम पूरा फॉर्मेट पे सॉल्व नहीं करूंगा, बट मैं आपको रफ कैलकुलेशंस बता के एक बार बता दूंगा कि कैसे क्या है, ताकि आप एक बार समझ जाए आंसर क्या है और उसके बेसिस में कैलकुलेट कर ले सर, ठीक है। ताकि आपको मैं आगे फिर प्लान कर पाए अपन कि सर आपके पेपर्स कैसे गए और हमें कैसे आगे मूव करना है। मिस्टर प्रमोद रेसिडेंट एज 55 ईयर्स। अच्छा, चीजें पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक। चलो, इज अ रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर है भाई, ध्यान रखना। ही फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 22-23, ठीक। देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 दिया हुआ है। मैंने हमेशा स्टूडेंट को बोला है, हमेशा पहले कहां पढ़ा करो, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आइटम कम होते हैं सर। सेल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से हमें कोई लड़ाई नहीं है सर, ग्रॉस प्रॉफिट से कोई दिक्कत नहीं है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लड़ाई है सर, ये यहां नहीं आता है सर, ये आईएचपी में आता है। अगला रेंट फ्रॉम फर्नीचर, सर रेंट फ्रॉम फर्नीचर कुछ इसके बारे में बताया नहीं है सर। अब इसके बारे में अगर कुछ बता दिया तो अलग बात, नहीं तो पीजीईपी में तो ये आएगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि इस बंदे का रिटेल बिजनेस है, रिटेल ट्रेडर है, ये ट्रेडर। तो ये जो रेंटल इनकम है वो कहां जाने वाली है सर, आईयूएस में, ठीक। क्रेडिट में इतना ही है। डेबिट में आओ, ओपनिंग स्टॉक से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, परचेज, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई, बढ़िया। सैलरी दिया हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है। ये अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं, बट स्टिल मैं ये बता सकता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन बुक्स के हिसाब से, हमें तो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना होता है। तो चलो नीचे देखेंगे सर, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अपन सर पढ़ते जाते हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट करते जाएंगे सर, ठीक है। तो एक बार नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करते थे सर। देखो, ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक और थ्रू अ बैंक ट्रांसफर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड बाय 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ओवर वैल्यूड। तो भैया देखो, ये है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेकंड वाला एडजस्टमेंट है ना, हाँ ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में सेकंड एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक में सेकंड एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमें ध्यान रहेगा सर। रेंट एंड टैक्सेस ओवर वैल्यूड है ना, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट हमें करना है सर। एक काम करे क्या, साथ साथ एडजस्टमेंट भी करते ही जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और सर अपन पहले निकालेंगे सर कंप्यूटेशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सर, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रमोद, ठीक है, एज पर नॉर्मल, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन जहां पर वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे सर। तो देखो सर, इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। तो इसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो सर। सबसे पहले तो हमें आईएचपी की इनकम दिख गई है सर, ठीक है। तो आईएचपी में कितनी इनकम दिख गई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000 दी हुई है, ओके। ठीक है, जीएवी बोल लो इसी को, 1,80,000, ठीक है, माइनस म्युनिसिपल टैक्स वगैरह होता है, ठीक है। हमें सर ये भी दिया हुआ है, आईएचपी के बाद आती है पीजीईपी की इनकम, ठीक है। तो सर पीजीईपी में सर पहले चालू कहां से होता है, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10,46,000, ठीक है।
इसमें आप क्या कर लोगे सर, 2 चीज़ें लिखोगे, एक होता है ऐड और एक होता है लेस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड होने वाली है और कुछ चीज़ें लेस होने वाली है। तो सर अब देखो, पहले एक बार अपन ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट आएँगे तो आप हड़बड़ा जाओगे। रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी ऑफ 5000 पेड ऑन 1/5/2023। सर हमने पढ़ के आए सेक्शन 43 बी है सर, और सेक्शन 43 बी ये बोलता है सर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में आपको ये एक्सपेंस मिल जाएगा। तो सर ये ड्यू डेट के पहले पे हो गया, आराम से ये एक्सपेंस मिल जाएगा सर। ठीक है। एंड म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी 7000। तो भैया रेंट एंड रेट टैक्सेस जो है ये थर्ड पॉइंट है, इसका एडजस्टमेंट थर्ड है। जब अपन म्युनिसिपल टैक्स मतलब जब अपन आईएचपी की इनकम निकालेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 25000 पेड एज अ डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड। ओ माय गॉड, ये तो एटीजी की डिडक्शन की बात हो गई सर। अब देखो 115 बीएससी जब कैलकुलेट करोगे ना सर, तो 115 बीएससी के टाइम ध्यान रखना डिडक्शंस नहीं मिलती है ना, ये ध्यान रखना। अपन को सिर्फ 2 ही डिडक्शन मिलती है, एटीसीसीडी सेकंड वाली वो मिलती है, और एटी डबल जे डबल ए, ये 2 ही डिडक्शन मिलती है सर। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं। अब न्यू सिलेबस वालों के लिए एक सेक्शन और ऐड हो गया है, एटीसीसीएच, बट पुराने वाले लोग इसको मत सोचना। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में सर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ये डिसअलाउ हो जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 4 है सर, 25000 डिसअलाउ हो जाएगा सर। एंड पेमेंट फॉर अ लैपटॉप परचेज ऑन 15/5/2022 फॉर 60000 थ्रू अ बैंक ट्रांसफर। सर लैपटॉप परचेज हुआ है, इस पे तो हमें क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन मिलेगा सर लैपटॉप में। तो इसने ऊपर 60000 क्या कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया है। हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा लैपटॉप में, वो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे सर 40% लैपटॉप में। ठीक है, ध्यान रखना सर 40%। उसके बाद देखो, अबे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड 30000 पेड इन कैश। वाओ, इससे रिलेटेड ऊपर आओ, ये फिफ्थ नंबर का। मैं ये क्यों लिख लेता हूँ पता है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो मेरे को एक एक आइटम से रिलेटेड पता रहेगा कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है, तो गड़बड़ नहीं होगी सर। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड 30000, हमने पढ़ के आया सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 जो होता है ये बोलता है कि भैया ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट 35000 है। याद आया। अगला देखो, he incurred a loss of 8000 on sale of equity share on 10/2/2023 which was purchased on 10/6/2022। तो भैया यहां से यहां तक कितने महीने हो गए, ये आपका हो गया 6 महीना। तो ये तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लॉस है सर, शॉर्ट टर्म लॉस है 8000 का। ठीक है, इक्विटी शेयर का शॉर्ट टर्म का लॉस है सर। तो ये ध्यान रखना सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब अगर आगे कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सर। Depreciation include 1200 is depreciation on trademark wrongly charged at the rate of 15%। ऑब्वियस सी बात है सर, डेप्रिसिएशन जो 1200 चार्ज किया जाए, अब देखो सर ये 80,000 का डेप्रिसिएशन, इसमें सर इन्होंने बोला सर इंक्लूड करते 1200 एज डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क, जो कि रॉन्गली चार्ज है, जबकि ट्रेडमार्क पे डेप्रिसिएशन हमने कितना पढ़ा है सर, 25%। तो हम क्या करेंगे सर, जो ये 15% चार्ज किया उसको ऐड करेंगे और 25% माइनस करेंगे। आगे देखो, he has deposited 50,000 in PPF, सर ATC, paid life insurance premium, सर ATC, he paid an interest of 70,000 on the loan availed for in financial year 17/18 for the higher education of his wife, सर ATE, higher education। ठीक है, रिलेटिव में कवर्ड है, मैं, मेरी वाइफ, मेरा क्या बोलते हैं ये बच्चे, ये लोग कवर्ड है सर। उसके बाद टोटल इनकम और टैक्स पेएबल निकालने बोले सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते सर, आराम से सिंपल, एक एक एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। चलो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सेल का कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक, इससे रिलेटेड सेकंड एडजस्टमेंट था, जिसमें हमने क्या बोला था सर, कहाँ गया यार, हमने ये बोला था देखो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 15,000, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया है, उससे आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, आपको क्या करना है, लेस करना है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितना भैया, 20,000। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अरे यार हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते देखो, फिर है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम फर्नीचर। देखो मैं तो एक चीज करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, जिस ट्रांजेक्शन का जिस हेड में एडजस्टमेंट जा रहा है ना सर, मैं तुरंत तुरंत लिख लेता हूँ। इसका फायदा ये होता है सर, वो ट्रांजेक्शन भूला नहीं जाएगा, वो ट्रांजेक्शन इधर उधर मिस नहीं होगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं गलती नहीं होगी सर। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेंट फ्रॉम फर्नीचर, रेंट फ्रॉम फर्नीचर कितना है सर, 1,20,000। देखो भाई
ठीक है। उसके बाद आगे आओ, क्रेडिट साइड में और कुछ बचा नहीं है, इधर आ जाओ सर। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है सर, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना 15,000। तो यहाँ लिख लेते हैं सर ओपनिंग स्टॉक 15,000। उसके बाद सर परचेज से कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का फिफ्थ एडजस्टमेंट था, वो तो 30,000 पेड इन कैश अलाउड था, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हमने कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट से हमें कोई दिक्कत नहीं, सैलरी से दिक्कत नहीं। रेट एंड टैक्सेस का थर्ड एडजस्टमेंट था, जिसमें जीएसटी लाइबिलिटी सर पे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट म्युनिसिपल टैक्स ये आप ऐड कर लोगे सर, क्योंकि ये माइनस नहीं होना है यहाँ पर। म्युनिसिपल टैक्स 7,000 आप ऐड कर लो, और यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो सर 7,000। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1,80,000 माइनस 7,000, 1,73,000। ये आ गया एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि इंटरेस्ट तो दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में, तो इसका 30% 51900, इसको माइनस कर लेते हैं सर। तो ये आ जाएगा सर 121100, ये सिंपल। उसके बाद आईएचपी की इनकम तो आ गई सर। चलो, उसके बाद अगला दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इससे रिलेटेड फोर्थ एडजस्टमेंट था। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 जो डोनेशन दिया था नेशनल चिल्ड्रन फंड में, तो इसको अब आप ऐड कर लो सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भैया 25,000 जो डोनेशन दिया था। अब अपन को क्या करना पड़ेगा सर, देखो ये आईयूएस की इनकम हो गई, ठीक है, एक मिनट, हाँ। इसके बाद आईयूएस की इनकम के बाद आपका क्या आ जाता है सर, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है सर, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसके बाद आप क्या करोगे, डिडक्शन करोगे सर। अब डिडक्शन में आपको एक डिडक्शन तो मिल गई है, एटीजी वाली। अच्छा, नेशनल चिल्ड्रन फंड में 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट मिल जाती है, तो 100% मिल जाएगी सर, कितनी, 25,000। ये पहली एडजस्टमेंट दिख गई ना, साथ साथ करते जाते हैं सर ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में एक और बात दी हुई थी, एंड अ पेमेंट फॉर अ लैपटॉप परचेज्ड, तो लैपटॉप के लिए पेमेंट भी किया है सर, तो लैपटॉप के लिए जो पेमेंट किया है उसको भी यहाँ पर ऐड कर लो, क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा है सर। लैपटॉप कितना खर्चा किया था, 60,000 ना, 60 तो था ना, हाँ। पर लैपटॉप में सर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं हम, तो डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप कितना है सर, ये है 60,000, 60,000 का 40% कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, कहाँ गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखो अगला, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सर, डेप्रिसिएशन आपको 80,000 दिया हुआ है, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये कि सर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स तो दिया नहीं है, तो ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आप इसी को लेके चलोगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। हाँ, लैपटॉप का जो अलग डेप्रिसिएशन मिलना है वो लेने वाले हो। ट्रेडमार्क का जो डेप्रिसिएशन में चेंजेस है वो आप देखने वाले हो सर, क्योंकि ट्रेडमार्क का था ना सर, ये 7 नंबर का पॉइंट था, ठीक है। तो आप लैपटॉप वाला डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर लिए, ट्रेडमार्क वाले में क्या था सर, इंक्लूड्स 1200 एज डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क wrongly charged at the rate of 15%। तो ट्रेडमार्क पे आपने डेप्रिसिएशन कितना ले लिया, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क आपने 1200 ले लिया, जो कि 15% के हिसाब से रॉन्गली चार्ज था सर। तो 1200 15 के बराबर है, तो 100 के बराबर इंटू 25%। सही डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर ट्रेडमार्क में, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क कितना आ जाएगा सर, मैंने कैसे निकाला, 1200 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 15 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से वैल्यू कितनी आ गई ट्रेडमार्क की, 2000, यही आ रही ना, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, सॉरी 8,000, ठीक है। 8,000 इस पे 25% डेप्रिसिएशन जो सही वाला है सर, वो कितना आ जाएगा सर, 2000। आया ये समझ, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ आया। अब देखो ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क। अब इसके बाद मेरे ख्याल से और कोई एडजस्टमेंट यहाँ तो नहीं बचे सर, यहाँ तो हमने पूरे एडजस्टमेंट कर लिए। इसके बाद नीचे डिडक्शन वाले एडजस्टमेंट थे, और सर डिडक्शन देखते हैं। एटीसी की दो थी, जो कि 50,000 और 60,000, 1,10,000, और एटीई की कितनी थी, 70,000। तो लिखते हैं, चलो आओ। डिडक्शन में एटीसी 1,10,000,
और एटीई कितना है, एटीई कितना है 70,000 और बाकी और कोई बची नहीं, बस इतना ही था। ये अभी अपन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, तो आप अब कैलकुलेशंस चालू कर सकते हो। अब आप पीजीईपी की इनकम निकाल सकते हो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ये हो गया। इसके बाद अपना डिप्रिसिएशन के बाद ये वाले दो जो थे ये अपन माइनस लिखना भूल गए। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको भी तो माइनस करना है सर। ये तो अपन रिस्पेक्टिव ट्रीट किया ना सर। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर, ये इस साइड में तो आएगा नहीं, 1,80,000। इसको अपन लेस में लिखना भूल गए थे। फिर रेंट फ्रॉम फर्नीचर ये कितना है सर, 1,20,000। अब इसको माइनस कर लो तो आपकी पीजीईपी की इनकम आ जाएगी। चलो करते हैं सर। 10,46,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 1,200 माइनस 20,000 माइनस 24,000 माइनस 2,000 माइनस 1,80,000, अरे 1,80,000 माइनस 1,20,000। तो ये आ रहा है सर 808200, ये आ गया। ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद देखो अगला है 1,20,000, ये आईयूएस की इनकम। और ये इसमें अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। देखो ये रही ये वाली इनकम, ये इनकम और ये इनकम, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1,211,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम 1,04,93,00। ठीक है। फिर माइनस 25,000। अच्छा पहले तो डिडक्शन का टोटल कर लेते हैं। 25,000 प्लस 1,10,000 प्लस 70,000, ये आ रहा है सर 2,05,000। ठीक है। उसको माइनस कर लेते हैं 1,04,93,00 से, ये आ रहा है सर 8,44,300। ये आपकी टोटल इनकम आ गई है समझ। अब नॉर्मल टैक्स के हिसाब से इसमें अपन को टैक्स निकालना पड़ेगा सर। अच्छा एक चीज याद रखना, वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है सर 8,000 रुपए का, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर कोई और इनकम नहीं है जिससे ये एडजस्ट हो पाए, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी टोटल इनकम आ गई। और कुछ तो बचा नहीं ना टोटल इनकम में ना, टोटल इनकम में तो और कुछ नहीं बचा है। नहीं, टोटल इनकम में और कुछ नहीं बचा। ठीक है। एडजस्टमेंट्स अपन ने सब कर लिए हैं। ठीक है, टोटल इनकम इतनी आ गई। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है सर। तो टैक्स हम सीख क्या है सर, 8,44,300। पहले 2.5 लाख पे निल है, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे कितना है 20%। तो ये आपका टैक्स आ जाएगा 4%। ये टैक्स आएगा सर 86 है, सॉरी वैसे आपको लिख के बता देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा सर। यहाँ हम टैक्स निकाल रहे तो पहले 2.5 लाख पे निल। ठीक है, माइनस कर लो 8,44,300 माइनस 2,50,000, ये आ रहा है सर 5,94,300। अगले 2.5 लाख पे 5%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर, अगला 2.5 लाख ये माइनस करने के बाद आएगा 3,44,300। इस पे 20%, अगले 5 लाख पे 20% होता है, तो 2.5 लाख पे 5%, 12,500। और 3,44,300 का 20%, ये आ जाएगा 6,88,600। तो ये आ जाएगा सर +1,25,00। ये आ रहा है 8,13,60 प्लस 4% कर लेते हैं, प्लस 4, अरे इसको क्या हो गया, +4%, ये आ रहा है सर 8,46,1,4.4। ठीक है, ये समझ आया। ये आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ गया। अब अगर अपन इसको 115 बीएससी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो 115 बीएससी के हिसाब से सर देखो आईएचपी की इनकम तो वही आती, आईएचपी में तो वही आता। ठीक है, इंटरेस्ट है नहीं, दिक्कत नहीं है।
पीजीबीपी में भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं सर, जिसका कोई ट्रीटमेंट हो, जिसका कोई इम्पैक्ट हो। तो पीजीबीपी में भी वही आता 808200। ठीक है। उसके बाद आईयूएस, आईयूएस की इनकम भी वही आती सर। आईयूएस की इनकम भी वही आती 1,20,000। ठीक है। उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिडक्शन तो मिलती नहीं सर। यही हमारी क्या हो जाती, टोटल इनकम। तो ये कितना हो जाता 121100 प्लस 808200 प्लस 1,20,000। तो ये आ रहा है सर 1,049300। आप एक बात समझो सर, एक बार आपने नॉर्मल के हिसाब से मेहनत कर ली तो 115 बीएससी के हिसाब से ज्यादा मेहनत नहीं होती है। पहली बार जब नॉर्मल के लिए करते हो तो मेहनत ज्यादा होती है सर। ठीक है। अब इसमें टैक्स लगाना है तो 115 बीएससी के हिसाब से याद है सर, स्लैब अलग होता है सर। पहले 2.5 लाख पे, अरे यार इतना लाइट क्यों हो गया है, पहले 2.5 लाख पे नील। ठीक है। तो 2.5 लाख माइनस कर लो इसमें से, 7,99,300। अगले 2.5 लाख पे 5%, तो 12,500 माइनस कर लो सर 2.5 लाख। ये आ रहा है सर 5,49,300। ठीक है। फिर अगले 2.5 लाख पे 10%, ये होता 25,000। सर याद रखना ये स्लैब उनके लिए सर जो लोग पुराना पढ़ रहे हैं, जो लोग May 24 के लिए पढ़ेंगे उनके लिए ये स्लैब 3 लाख रुपए है ना, याद रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अमेंडमेंट है। ठीक है। फिर अगले 2.5 लाख पे 15%, जो कि 37,500 आएगा शायद, चेक कर लेंगे अभी। ठीक है। बचा है 49,300, इस पे है 20%, तो पहले चेक कर लेते हैं सर। 2.5 लाख पे 15% सही है, 49,300 पे 20%, यार 20%, ये है 9,860। तो अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500। तो ये आ रहा है सर 84,860 प्लस 4% भी तो है, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 88,254.4। ये आ गया सर। ये था 115 बीएससी के हिसाब से। अब अगर प्रिजम्पटिव के हिसाब से चले तो प्रिजम्पटिव के हिसाब से देखो, इसने क्या बोला सर, ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट पे ही चेक। तो अकाउंट पे ही चेक है मतलब सर ये जितनी भी सेल है इसका अपन कितना लेंगे 6%। तो देखो 708,000 इंटू 6%। देखो भाई, अगर मैं चलता हूँ प्रिजम्पटिव के बेसिस में तो सर आईएचपी की इनकम तो सेम है, कितनी है 121100, 121100। पीजीपी में बदलाव आ जाएगा सर, चेंज आ जाएगा 424800। ठीक है। और आईयूएस की इनकम चेंज हो जाएगी सर, आईयूएस में आ जाएगा सर 1,20,000। एक मिनट। ठीक। उसके बाद ये इसकी टोटल इनकम कितनी आएगी सर, एक मिनट, इसका 6% तो कितना 70,80,000, 6%। हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, +121100 प्लस 1,20,000। ये आ रहा है सर 66,5900। ये ग्रॉस टोटल इनकम है, माइनस डिडक्शन। डिडक्शन हम निकाल के रखे सर, कितनी डिडक्शन थी, टोटल कितना था डिडक्शन का, 2,05,000 माइनस कर लेते सर, 2,05,000 माइनस कर लिए। तो ये आ जाएगा सर टोटल इनकम 460900। सर अगर आपको समझ आ रहा हो तो अगर ये प्रिजम्पटिव के बेसिस में चला तो इसकी इनकम आ रही है 460900। सर रिबेट मिलता है सर 87A का, और जिसके कारण इसकी इनकम कितनी हो जाएगी नील। आप टैक्स निकाल लेना, इसका टैक्स नील आएगा सर, क्योंकि रिबेट मिल जाती है 12,500 तक, प्रोवाइडेड इनकम 5 लाख से एक्सीड ना करे। अब आपसे पूछा था कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो सर ऑब्वियस सी बात है प्रिजम्पटिव वाला बेस्ट है, क्योंकि टैक्स ही नहीं आ रहा है। आई बात समझ। क्वेश्चन बड़ा था, लेंदी था, बट एज कंपेयर्ड इजी था। मतलब इतने कोई जो एडजस्टमेंट है वो टफ लेवल पे नहीं थे सर। बट हाँ ये है कि क्वेश्चन बड़ा तो था सर, लेंदी तो था।
आया मेरे ख्याल से समझ आपको क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। स्टेट यस और नो वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। तो बताना है आपको कि वो इनकम एक्रू हो रही है कि नहीं। इसमें रीजन मत लिखने चल जाना, रीजन कोई स्टूडेंट लिखा होगा तो उसका टाइम वेस्ट हो गया होगा। देखो, हायर चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया। सर मशीन कहाँ सिचुएटेड है? इन इंडिया। और सर हायर चार्जेस कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा? यस। उसके बाद देखो, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एंड अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। सर ये तो बिजनेस जो अपन कनेक्शन पढ़ते हैं उसका एक्सेप्शन है, तो ये टैक्सेबल नहीं है सर। अगला, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। इन इंडिया है सर, तो ये तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है सर, टैक्सेबल है। अलाउंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये कभी सर टैक्सेबल नहीं होती है। पास अनटैक्स फॉरेन इनकम, ये कभी टैक्सेबल नहीं होती है। गिफ्ट रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग इन इंडिया, सर वेडिंग है सर, नॉट टैक्सेबल। सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला देखो, मिस्टर संजय द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023। आपको बताना है सर, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर संजय एज एनओआर और एनआर। तो अपन क्या करते हैं, बाजू में ही लिख लेते हैं, एनओआर और एनआर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, तो जितना रिसीव हुआ है उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा, 1/3। ठीक है। Interest received from a non-resident 5,000 against a loan given to him to run a business in India. सर इन इंडिया बिजनेस रन कर रहा है और उसके लिए सर इंटरेस्ट पे किया गया, तो क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? यस, ये टैक्सेबल है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम अखिल अ रेसिडेंट फॉर अ टेक्निकल सर्विसेज गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, सर आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल नहीं होगा। अगला देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका 25,000 out of which 15,000 were received in India. The business is controlled from India. अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो एनओआर के केस में पूरा टैक्सेबल है, एनआर के केस में सिर्फ 15,000 टैक्सेबल है। आया समझ? इजी सा क्वेश्चन है, अब इसका टोटल करना, निकल जाएगा इनकम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ठीक है। अगला देखो, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस की बात है सर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू द असेसमेंट ईयर 23-24, स्टेट एप्लीकेबल प्रोविजन एंड गिव रीजन फॉर द ब्रीफ ऑफ योर आंसर वेयर एवर एप्लीकेबल। देखो सर, XYZ, a resident partnership firm, is in a retail business buying fabric materials regularly from ABC. A resident proprietor firm, ये बाय करते हैं सर, रेसिडेंट प्रोप्राइटर फर्म बाय करते हैं एबीसी से, XYZ वाले। ठीक है। डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, एडवांस पेमेंट, पेमेंट तो फॉर सप्लायर्स, पेमेंट फॉर सप्लाईज और एडवांस पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है। XYZ अचीव्ड अ टर्नओवर ऑफ 12 करोड़। ओह माय गॉड। ठीक है सर। तो XYZ कौन है सर? XYZ बाय कर रहा है किससे? ठीक है, एबीसी से। तो XYZ बायर है सर। हमने 194 क्यू पढ़ा था, उस केस में बायर के टर्नओवर देखे जाते हैं, दो ही के तो टर्नओवर देखे जाते हैं, बायर और सेलर। बायर का इंक्रीज हुआ 10 करोड़ से ज्यादा तो 194 क्यू, सेलर का अगर 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो टीसीएस लगता है 206C1H। यहाँ तो टीडीएस की बात है सर। ठीक है। फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड द ग्रॉस टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टर्न्स आउट टू बी 9 करोड़। सर हमें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का लेना रहता है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तो 12 करोड़ है, एक्सीड कर रहा है, 194 क्यू एप्लीकेबल है। ग्रॉस बिजनेस टर्नओवर ऑफ एबीसी, देखो भाई एबीसी का टर्नओवर भी दिया हुआ है सर, तो एबीसी तो कौन है? सेलर। सेलर का टर्नओवर देखना नहीं होता 194 क्यू में, वो 206C1H में देखना होता है सर। ठीक है। तो आपको बताना है टीडीएस का इंप्लीकेशन है क्या? यस, टीडीएस का इंप्लीकेशन है 194 क्यू में, और हमने ये बोला था 50 लाख से अगर एक्सीड करता है तो जितना एक्सीडिंग अमाउंट है उस पे टीडीएस है, और कितना? 0.1%। तो ये कितना है? 40 + 20 60, 60 + 12 72 लाख। 72 - 50 कितना हो जाएगा सर? 22 लाख। तो 22 लाख, 22 लाख में 0.1% अपन क्या करेंगे सर? सिंपल है, टीडीएस काट देंगे 194 क्यू में। ठीक है। Will your answer be same if the gross turnover of the XYZ during the financial year includes 4 crore towards the supply of material for charitable purpose? सर चैरिटेबल पर्पस वाला कोई पॉइंट हमने पढ़ा नहीं है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेम हो जाएगा। नहीं तो कोई डिफरेंसेस आते भी सर, ऐसे पूरे सेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है। अगला देखो, MJ, a part-time director of ABZ Private Limited, was paid an amount of 2,49,000 as a commission on sale, which was not in the nature of salary. Oh, which was not in the nature of salary.
तो सर सैलरी के नेचर में नहीं है, तो फिर 194 जे जिंदा है। और 194 जे बोलता है सर कि इन केस अगर आप डायरेक्टर्स वगैरह को अदर देन रेम्युनरेशन कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस कितना है, 10%। सिंपल। अगला देखो, मिस्टर कुमार, अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, एज 86 ईयर्स, इज अ रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओ माय गॉड सर, ये क्वेश्चन तो हमारी बुक का है, ये क्वेश्चन हमारी बुक का है, बट जब हमारी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो अमाउंट कुछ और थी। वो अमाउंट 72,000 नहीं थी सर पेंशन की। इंस्टीट्यूट के मैट में भी इसका क्वेश्चन है, और जहां तक मेरे ख्याल से मेरे को याद है, इंस्टीट्यूट के मैट में जो क्वेश्चन है उसमें 50,000 दी हुई है सर। ठीक है, तो ये गेट अ पेंशन ऑफ 72,000, तो 72,000 इंटू 12 करना पड़ेगा। ये आ रहा है सर 8,64,000। अच्छा, सेक्शन तो याद आ गया होगा ना सर, 194 पी। ठीक है, पी बोले तो पेंशन। He has been saving account with the Bank of Baroda, a bank notified by the central government under 194P। अच्छा, वो खुद से बता भी दिया। Has received the interest on saving। अच्छा, इंटरेस्ट भी मिला है भाई इसको, इंटरेस्ट मिला है 15,000 ऑन सेविंग। ठीक है, उसके बाद his pension is also credited in this account. In the same bank account he has deposited 10 lakh in the term deposit at the rate of 7% simple interest on 1/7/2022। तो 1/7/2022 से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून हटा दो, 9 मंथ्स हो गए सर। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और मिलेगा। ये एफडी का इंटरेस्ट है ना, टर्म डिपॉजिट एफडी का इंटरेस्ट है। तो कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 7% इंटू 9 डिवाइडेड, अरे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा सर 52,500। ठीक है, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं दिया है। ठीक है, नो अदर इनकम लिखा हुआ भी है, प्लस कर लेते हैं 15,000 प्लस 8,64,000। अरे अच्छा, 8,64,000 में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे देना सैलरी का, अपन ये क्यों भूल रहे भाई। ठीक है, तो एक मिनट, 8,64,000 माइनस 50,000, ये आ जाएगा 8,14,000। फिर 15,000 ऐड कर लो, प्लस 52,500 ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 88,1500। ये आ गई इसकी इनकम। इसमें माइनस हो जाएगा सर टीटीबी। अपन को टीटीबी मिलता है ना सर, जहां पर अपन को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है सर, कितनी, 50,000। माइनस कर लेते हैं इसमें से 50,000, तो ये आ जाएगा सर 83,1500। अब आप इसमें स्लैब लगाओगे, स्लैब लगा के टैक्स निकालोगे, तो इसकी एज क्या है सर, 86 ईयर्स, 80 से ऊपर है सर, तो 5 लाख तक नील बचे। 5 लाख में कितना, 20%, तो ये आ जाएगा 66300 प्लस 4% कर लो भाई, प्लस 4%, तो 68952। इतना अमाउंट का टीडीएस कटने वाला है 194 पी में। आया समझ, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मिस्टर आर्यन, पहले तो अपन देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को निकालने। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन बोले, और द टैक्स ट्रीटमेंट विद मेंशन ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। देखो सर, मिस्टर आर्यन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 58 ईयर्स, सेल्स अनलिस्टेड शेयर्स। देखो भाई, अनलिस्टेड शेयर्स है इन अ प्राइवेट कंपनी है सर, ऑन 17 May 2022 for 10 lakh। The shares were brought on 1/8/2012 for a consideration of 2 lakh. Mr. Aryan paid 2,000 as brokerage on the sale of shares. Okay, तो सर यहां पर अपन को ना निकाल लेते हैं, सेल कंसिडरेशन 10 लाख माइनस सर ब्रोकरेज पे किया सर 2,000 रुपए, तो ये माइनस कर लो सर, 10 लाख माइनस 2,000, ये आ जाएगा 9,98,000। नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सर, अलग से पता चल रहा है 2012 से लेकर 2022 तक लॉन्ग टर्म है, तो अपन को इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 लाख इंटू करेंट ईयर का कितना है 331, और ये 2012 का है ना, तो 2012 का सीआईआई कितना दिया हुआ 200, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 200 ये कैंसिल, हाँ तो ये 331,000 यही आ जाएगा सर। इसको माइनस करो, माइनस 331,000, ये आ रहा है सर 667,000, यही है ना, मैं सही तो कर रहा हूँ, इंटू 331 डिवाइडेड बाय 200। हाँ ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद he has deposited 5 lakh in the CGS account
5 लाख रुपए डिपॉजिट किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वेरी नाइस। 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ओके। On April 30, 2024, he withdraws 4,50,000 and purchase a residential house property. Okay. तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितने की परचेज किया है? 4,50,000 की परचेज किया है। अब देखो, यहां जब अपन एग्जेम्पशन लेने जाएंगे, अच्छा एग्जेम्पशन समझ आ रहा है सर? 54F की एग्जेम्पशन है, कुछ भी बेचा और क्या बोलते हैं ये, कुछ भी बेच के अपन घर खरीदते हैं तो 54F की एग्जेम्पशन मिलती है। यहां पर कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन 6,67,000 इनटू सर कितना अपन ने पैसा डाला है सीजीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन कितना है सर 9.98 लाख। तो ये निकालना पड़ेगा सर 6,67,000 इनटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 9,98,000। तो ये आ रहा है सर 3,341,68। इसको माइनस कर लेते हैं सर। अरे यार ये क्या हो गया, 6,67,000 माइनस 3,341,68, ये आ रहा है सर 332,832। समझ आया? ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ठीक है, सिंपल। इसके बाद ये बोला सर कि क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा अनयूटिलाइज अमाउंट के लिए। तो अनयूटिलाइज अमाउंट कितना हो गया सर? आपने डिपॉजिट कितना किया था 5 लाख, यूटिलाइज कितना किया 4,50,000, तो 50,000 अनयूटिलाइज अमाउंट हो गया, 50,000 अनयूटिलाइज है। अब आप ध्यान से सुनना और समझना, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था तो आपको इतना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था। तो सर अगर आप 4,50,000 यूटिलाइज करते हो तो मतलब 50,000 जो बैलेंस नहीं यूटिलाइज करते हो उस अमाउंट पे कितना कैपिटल गेन होगा, कितने की आपने एग्जेम्पशन ले ली। समझो आराम से आराम से, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो इतने की एग्जेम्पशन मिल गई, तो 50,000 रुपए में कितनी एग्जेम्पशन होगी वो नहीं मिलेगी आपको क्योंकि आपने अनयूटिलाइज किया सर। तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, 50,000 का तो हमें पता करना है, 5 लाख की एग्जेम्पशन सॉरी हमने 3 कितने का एग्जेम्पशन ले लिया था, 3,341,68, 3,341,68 और यहां लिख लेते हैं 5 लाख। 5 लाख इन्वेस्ट करके 3,341,68 की एग्जेम्पशन ली तो 50,000 में कितने की है सर? तो 3,341,68 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा सर 3,341,7। इतने की एग्जेम्पशन है जो आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है सर, आया समझ? अच्छा क्वेश्चन था ये, मेरे को लगता है अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट को यहां पर वो गड़बड़ कर सकता है, ये वाला पॉइंट है जहां पर वो गड़बड़ कर सकता है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, इस क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोले, पहले नीचे आके ढूंढते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर इग्नोरिंग सेक्शन 115 बीएससी। चलो भाई देखते हैं सर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। मिस नीलिमा रेसिडेंट ऑफ दिल्ली वाज एम्प्लॉयड बाय LMN Limited up to 15 March 1992. At the time of leaving LMN Limited, she was paid 3,50,000 as leave salary, out of which 59,000 was exempt from tax under section 10(10)AA. एक नंबर मतलब लीव ट्रेवल सॉरी लीव सैलरी की एग्जेम्पशन 59,000 की पहले ही ले चुके हैं ना सर। Thereafter, she joined CD Private Limited and received 4,40,000 as leave salary at the time of retirement on 31st December 2022. Wow, लीव सैलरी इसको वापस मिली है सर। तो इस बार जब लीव सैलरी की आप एग्जेम्पशन क्लेम करने जाओगे तो पूरी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो सर, 59,000 आप पहले ही क्लेम कर चुके हो लीव सैलरी का एग्जेम्पशन में से, तो इस बार वापस पूरी लीव सैलरी की एग्जेम्पशन पूरी नहीं मिलेगी। जितनी एग्जेम्पशन की लिमिट है उसमें से अपन 59,000 माइनस करेंगे और फिर बैलेंस एग्जेम्पशन मिलेगी सर, तो वो अपन कंप्यूट कर लेंगे सर, ठीक है। एक सेकेंड, ये माइनस 59,000, ठीक, मतलब 5 लाख की अपन को लीव सैलरी की एग्जेम्पशन मिलती है, उसमें से 59,000 अपन यूज कर चुके हैं तो 4,41,000 की मिलेगी सर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एग्जेम्पशन मैक्सिमम। In addition, she got a gratuity of 12 lakh from the employer. She is not covered by the payment of gratuity act. चलो ये भी कंप्यूट करना है, मतलब लीव सैलरी और ग्रेचुटी का कंप्यूटेशन है। The following information is available. Average salary received during the 11 months. Okay. तो ये रिटायर कब हुए हैं भाई? ये रिटायर हुए दिसंबर में। तो जब आप इसकी सैलरी लोगे तो याद रखना सैलरी
9 मंथ्स की होगी। जानबूझ के 11 मंथ लिख दिया सर, बट हमें तो सैलरी सिर्फ 9 मंथ्स की लेना है सर। तो ये आपको 9 मंथ्स की सैलरी लेना है। तो अपन सर देखो, अगस्त से दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने की हो गई। और ये कब से है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गई 6 महीने की। तो इसमें से अपन को 5 लेना है और ये 5 पूरी लेना है। तो चलो एक काम करते हैं, बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? हम करेंगे सर 22,900 इंटू 5 प्लस 22,600 इंटू 5, ये दोनों को कर लेते हैं सर। 22,900 इंटू 5 मेमोरी प्लस 22,600 इंटू 5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रही है सर इसकी बेसिक सैलरी 22,750। ठीक है भाई। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस दिया हुआ है 14 ईयर 7 मंथ्स। ओके। लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस 45 डेज। हम 45 नहीं लेते सर, हम 30 ही लेते हैं। हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हम 30 डेज ही मान के चलते हैं। लीव अवेल्ड इन सर्विसेज 90 डेज, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। लीव एट द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 18 मंथ्स दिया हुआ है। ओके ठीक है। She received 5,20,000 from unrecognized provident fund, of which she was a member. This constitute employees contribution 2 lakh, employer contribution 2,10,000 और interest on employer contribution. सर employer contribution और उसके interest को हम IUS में टैक्सेबल, सॉरी सैलरी में टैक्सेबल करते हैं। यार हालत टाइट है यार, सैलरी में टैक्सेबल करेंगे इसको। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट, ये कहाँ कहाँ क्या क्या लिख के दिया, रुको। ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट, ये दोनों आईयूएस में जाएंगे। कलर चेंज कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ये जाएगा आईयूएस में, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले ही सैलरी में टैक्स हो चुका रहता है, तो दोबारा टैक्स नहीं करते सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। ओके। तो चलो सर, अभी तो आपने बेसिक सैलरी निकाली है, अब लीव सैलरी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लीव सैलरी सबसे पहला क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड, रिसीव कितना हुआ सर? 4,14,000। ठीक है, 4,14,000। दूसरा एग्जेम कितना है सर? 5 लाख माइनस 59,000 की हमने पहले ही एग्जेम्पशन ले चुकी है, तो 4,41,000। तीसरा है सर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी क्या लेते हैं सर? सिंपल सी बात है सर, जिस डेट में रिटायर हुआ है उससे एक दिन पहले से लेके 10 महीने तक, तो 31 दिसंबर को ही रिटायर हुआ है, 30 दिसंबर से लेके पहले के 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेंगे। तो यही बात है सर, तो आपका यही बात है, यहां से 5 और यहां से 5 ही लोगे सर। तो ये तो आपने एवरेज सैलरी निकाल लिया है सर। ये सैलरी है, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये 22,750 डिवाइडेड बाय 10 कर दो और इंटू 10, तो ये यही आ जाएगा सर 22,750। चौथा, ये मेहनत है, यहां पर मेहनत है सर। यहां पर सर क्या करते हैं अपन? एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है? 22,750 इंटू सर कितने महीने की कितने ईयर की सर्विसेज दी है सर? 14 ईयर्स 7 मंथ, फ्रैक्शन इग्नोर करते हैं सर, तो अपन करेंगे 14 इंटू 30, क्योंकि अपन 30 डेज की लीव मानते हैं, माइनस सर ये कितने दिन की लीव लिया है सर? 45 डेज की लीव लिया है, 45 अपॉन 30, ताकि अपन इसको मंथ्स में निकाल सके सर। 45 डेज ये ना, लीव एंटाइटल फॉर नहीं, लीव अवेल्ड, सॉरी लीव अवेल्ड 90 है यार, 45 लिख लिया अपन, ये लीव अवेल्ड 90 है सर, इसको 90 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सर 14 इंटू 30 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा सर 11। ये पूरा सॉल्व करके आया 11, तो 11 इंटू 22,750, ये आ रहा है सर 250,250। ठीक। अब अपन क्या करते हैं सर? चारों में विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है सर? सिंपल सी बात है, लोअर ये वाला अमाउंट है, तो ये एग्जेम्प्ट है। मिला कितना है सर? 4,14,000। एग्जेम्प्ट कितना है? 22,750, तो बचा हुआ टैक्सेबल 414,000 माइनस 22,750, तो ये आ रहा है सर 18,650। इतना टैक्सेबल है, लिख लेते हैं सर। लीव सैलरी 18,650। ठीक है। अब ग्रेचुइटी की बारी आई। ग्रेचुइटी में भी तो देखो सर,
नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, तो लिखते हैं सर ग्रेच्युटी में सर सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, आगे भाई ग्रेच्युटी कितने की मिली है सर 12 लाख की, 12 लाख की ग्रेच्युटी मिली है, आओ भाई लिखते हैं एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 12 लाख। सर एग्जेम्प्ट कितना है 20 लाख। तीसरा है सर हाफ इनटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी सेम रहेगी सर क्योंकि जिस मंथ रिटायर हुआ है उससे पहले के 10 महीने की सैलरी तो वही रहेगी सर, ये सेम रहेगी एवरेज सैलरी। तो हमारी एवरेज सैलरी 22750 इनटू सर फ्रैक्शन यहां भी इग्नोर होता है तो ये आ जाएगा सर 22750 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है सर 159250। अब तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर तो यही एग्जेम्प्ट है सर, मिली 12 लाख है, माइनस एग्जेम्प्ट कितनी है 159250 तो टैक्सेबल कितनी आ जाएगी माइनस 12 लाख 1040750, ये आ गया 1040750 लिख लेते हैं 1040750, ये जीरो है ना, ठीक है, ये ग्रेच्युटी हो गया। अब इसके बाद अलग और कौन सा ट्रीटमेंट बच गया था भाई, ये प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट दोनों सैलरी में टैक्सेबल है सर, तो कितना है एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट मिला है 50,000, ठीक है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 2,10,000, तो ये दोनों के दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे सर, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा सर आपका 2,60,000 और ये देखो ये है 2,60,000, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों मिला के टैक्सेबल हो गया, ठीक। इसके अलावा तो ग्रॉस सैलरी में और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ले लेंगे और फिर अपन सर इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, बट आईयूएस में भी टैक्सेबल है सर, एम्प्लॉय को जो इंटरेस्ट मिला है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कितना है 60,000, ये भी टैक्सेबल है। ये इसलिए लिखा सर क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलो करते हैं सर कैलकुलेट, इसको छोटा कर लेता हूं मैं, लो भाई बेसिक सैलरी 227500 प्लस 186,500 प्लस 1040750 प्लस 2,60,000, ये आ रहा है सर 1714750 माइनस 50,000 कर लो, ये आ जाएगा 1664750, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, प्लस ऐड कर लो 60,000 तो ये आ जाएगा 1724750, ये आ गई इसकी ग्रॉस टोटल इनकम। और क्या क्वेश्चन में बोला है निकालने, टोटल इनकम निकालने बोला है सर, और कोई डिडक्शन तो नहीं है, ATCDE वाली तो कोई डिडक्शन दिख नहीं रही है, नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन नहीं मिलती है, नहीं, तो बस यही आपकी टोटल इनकम भी है सर, यही ग्रॉस टोटल इनकम है और यही टोटल इनकम है, समझ आया। अच्छा अपन ने जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया है उसमें जो ये एवरेज सैलरी ली है सर, ये एवरेज सैलरी ना गलत है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या है, मैंने भी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बट आप ध्यान दो एक मिनट, अपन एवरेज सैलरी जो ग्रेच्युटी के लिए लेते हैं वो अपन कैसे लेते हैं सर, जिस मंथ रिटायर हुआ है उससे पहले के 10 महीने, तो ये रिटायर कब हुआ है दिसंबर में, इससे पहले के 10 महीने, तो सर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, यहां पर अपन 4 महीने इधर के लेंगे और 6 महीने इधर के लेंगे, तो ये हो जाएगा सर, एक मिनट, ये हो जाएगा 22,600 इंटू 6 एंड 22,900 इंटू 3, नहीं 4, सॉरी ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इंटू 4, ये होगा सर एवरेज सैलरी, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अपन 22,600 इंटू 6 मेमोरी प्लस 22,900 इंटू 4 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल आ जाएगा सर 227,200 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22,720, तो यहां पर ये अमाउंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी सर 22,720, ठीक है, इंटू 14, ये आ जाएगा सर 159,040, ठीक है, तो ये 159,040, ठीक,
माइनस 12 लाख कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सर 14040,960। ठीक है, 960। ना मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ डिफरेंस है तो है सर। वो ना बाद में मेरे को क्लिक किया कि मैं बोला अरे यार ये सैलरी का क्वेश्चन बना है, बट ग्रेचुइटी के केस में तो अपन को पहले के 10 महीने का लेना था। तो ये अमाउंट जो अपन ऐड किए हैं टोटल, इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। 227500 प्लस 186500 प्लस 140,960 प्लस 2,60,000, तो ये आ जाएगा सर 171,4960। ठीक है, तो ये भी 960 हो जाएगा, तो ये भी 960 हो जाएगा। आया समझ? बाकी परफेक्ट है, बाकी सब चीजें ठीक है सर। ओके क्लियर। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आओ अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। From the following, calculate the taxable amount under the proper head of the income for the financial year 2023 of Mr. L, who is a resident and 56-year-old. The reason should be forming part of your answer. Okay. देखो, dividend of 50,000 received in April 2022. The dividend was declared. Sir. Dividend declared, distributed और received, तीनों में whichever is earlier basis में taxable होता है। तो ये declare हो चुका है सर, और declare कब हुआ है सर? अक्टूबर 2021 में। तो 21-22 में ये taxable हो चुका है सर। तो जिस साल ये 22-23 में रिसीव हुआ है, क्या ये taxable होगा वापस? नो, ये वापस taxable नहीं होगा। अगला देखो, advance forfeited amounted to rupees 1 lakh as the negotiation of transfer of capital asset but not result in transfer of capital asset। तो ये आईयूएस में टैक्सेबल है। हम पढ़ के आए 1/4/2014 के बाद आईयूएस में टैक्सेबल होता है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सन, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सन है सर, ये टैक्सेबल है, आईयूएस में टैक्सेबल है सर। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 रिसीव 99,000 एज अ पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज्ड वाइफ, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज्ड वाइफ। ओके, तो ये जो पेंशन है सर, ये आपकी फैमिली पेंशन है, और अगर ये फैमिली पेंशन है तो हम पढ़ के आए सर 1/3 और 15,000, दोनों में विचएवर इज लोअर एग्जेम्प्ट है, और बचा हुआ क्या होगा? बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ? और आईयूएस में टैक्सेबल है ना, याद रखना। ठीक, आओ सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दो। Mr. J, a resident individual, furnishes the following particular of his income and other details for the previous year 2023। आपको ये क्वेश्चन में नीचे आओ सर। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम बोला सर ऑफ मिस्टर जे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है। ओके फाइन, तो आ जाओ सर, ये क्वेश्चन सेट ऑन सेट ऑफ का है सर। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, सर ये आईयूएस में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, सर ये भी आईयूएस में ही टैक्सेबल है, बट याद रखना इस पे कुछ सेट ऑन सेट ऑफ नहीं होगा सर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये टैक्सेबल है, बट आईयूएस में टैक्सेबल है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कलेक्टिंग द अफोर्सेड डिविडेंड, सर एक्सपेंडिचर जो कलेक्टिंग के लिए है, ये वाला खर्चा नहीं मिलता सर, आपको इंटरेस्ट का खर्चा मिलता है। जो डिविडेंड मतलब मान लो आपने कहीं से लोन लिया, लोन लेके इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपको डिविडेंड की इनकम हुई, तो जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो वो मिलता है। तो ये 2500 नहीं मिलेगा सर, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनकम फ्रॉम साइकिलिंग बिजनेस, ये पीजीबीपी में जाएगा सर। ठीक है, लॉस फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल्स, सर एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर आते हैं सर, तो ये भी टैक्सेबल है सर। ठीक है, ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस, लॉस फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, ये आप पीजीबीपी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम द पीआर एसोसिएट्स ऑफ फर्म हैविंग 4 इक्वल पार्टनर इन विच शी इज अ पार्टनर, सॉरी विच इन विच ही इज अ पार्टनर, तो सर ये तो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा सर। पार्टनरशिप फॉर्म से जो प्रॉफिट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सर। फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ सर, देखो भाई ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 है सर, तो ब्रॉड फॉरवर्ड आईएचपी, आईएचपी का लॉस दिया हुआ है, तो आईएचपी की तो इनकम ही नहीं है सर, क्या करोगे इसको? कैरी फॉरवर्ड करो, कुछ नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये एडजस्ट हो जाएगा सर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सर, ये इधर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, ये एडजस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये आप बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर लोगे। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है सर, ये सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है, और कहीं एडजस्ट नहीं होगा, इसको कुछ नहीं करना सर। मतलब आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे सर। ठीक है,
उसके बाद देखो मिसेस जे, wife of Mr. J, got a salary of 1,20,000 from PR Associates during the year 2022-23. She is not qualified for the job. Not qualified है सर. तो जो सैलरी मिल रही है ये क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी. हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी. और आप जब क्लब करोगे तो 50,000 का डिडक्शन देना. आया समझ? अच्छा, अब एक स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ ये कर सकता है कि मेरे को जो लगता है ये सैलरी की इनकम वो सैलरी में तो दिखाया होगा, धोखे से आईएचपी का लॉस इसमें एडजस्ट कर दिया होगा. यही पर गलती हो सकती है. नहीं तो ये सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन है. मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना है. इजी सा क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं सर. ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो. Mr. Suraj, an Indian citizen, gives the following detail of his income and expenses for the year ended 22-23. Income from profession दिया हुआ है. ये तो सीएमए वालों की बुक का क्वेश्चन है सर. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया हुआ है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है सर. विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना. कंट्रीब्यूशन टू यूलिप प्लान दिया हुआ है फॉर स्पाउस, एटीसी, इसकी डिडक्शन मिल जाती है सर. इससे मिल जाएगी एटीसी की डिडक्शन. चेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये 100% एटीजी में मिल जाएगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. ठीक है. चेक डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये भी मिल जाएगा 100% एटीजी बट क्वालिफाइंग लिमिट है सर. ठीक है. चेक डोनेशन टू अप्रूव पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी मिल जाएगा बट ये 50% एटीजी और क्वालिफाइंग लिमिट है सर. ठीक है. आपको डिडक्शन अंडर एटीजी पूछा है सर, सिर्फ एटीजी पूछा है. तो ये सिंपल है सर. 11,70,000. आप क्या करो, 70,000 हटा दो. ये 70,000 कौन सा हटा रहा हूं पता है सर? ये एटीसी वाला हटा रहा हूं. लॉटरी इनकम पे तो कोई डिडक्शन मिलनी नहीं है. तो ये कितना आ जाएगा सर? 11 लाख. ठीक है. अब 11 लाख जो आया सर, इसमें जो एटीजी की डिडक्शन है, अब एटीजी में थोड़ा ध्यान देना. हम पहले क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए एटीजी के डिडक्शन के पहले की इनकम देखते हैं. तो सर क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, उसका 10% लेना है. तो सर ये आप क्या करेंगे, क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%, ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका 10% कितना हो जाएगा सर? 1,10,000. ठीक है. अच्छा, अब 1,10,000 बचा, ये हमारी क्या आ जाएगी सर? क्वालिफाइंग लिमिट आ जाएगी. अब इसमें क्वालिफाइंग लिमिट में ये आप क्या करोगे सर? नेशनल डिफेंस फंड वाली तो ये तो वैसे ही मिल जाती है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. ये वाली 35,000 क्लेम कर लोगे पहले. 35,000 क्लेम कर लिए तो ये कितनी बच गई? 1,10,000 माइनस 35,000, तो ये आ जाएगा सर 75,000. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, 75,000 बचा और इसने कंट्रीब्यूट कितना किया पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में? 1,20,000. तो हमने बोला था सर जितनी क्वालिफाइंग लिमिट बची और 1,20,000 दोनों में विच एवर इज लोअर कितना है सर? 75,000. इसका 50% मिल जाएगा सर, जो कि 37,500 आ जाएगा. तो आपको एटीजी में टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? एक तो 37,500 ये निकाले हम, एक 35,000 ये निकाले हम, एक विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाली है 60,000, ये भी मिल जाएगी. तो ये कितना हो गया सर? 37,500 प्लस 35,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा सर 132500. ये आपको एटीजी की टोटल डिडक्शन पता चल गई. आया समझ? इजी क्वेश्चन था सर. ठीक है. इसके बाद सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये होमवर्क है सर. ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है. मैंने स्टूडेंट को बताया भी था सर, ओवरसीज कमिटी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो आया भी है सर. और नहीं तो आप चाहो तो ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते थे सर. ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ये आप कर लिए होंगे सर. बाकी मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया. जीएसटी वाला पेपर बचा है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा. जीएसटी के एमसीक्यूज मैंने पहले अपलोड कर दिए सर. ठीक है सर, आप फ्रेंड्स तक शेयर करना. बहुत सारे लोग हैं जिन लोग अपना टैक्स के पेपर के बेसिस में डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है. और उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा सर, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई अब जिसका पेपर जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया हो, वो आगे कैसे मूव करे और क्या करे सर. ठीक है, तो तैयार है ना? फ्रेंड्स को भी शेयर करना और चैनल में बने रहना ताकि कोई भी चीज आपके मिस ना हो. ठीक, चलो, थैंक यू.